जायन हॉल के एक सुनसान कोने में बैठा था और उसने उदासीनता से 300 मीटर दूर सामने खड़े एक काले वस्त्रधारी मध्यम आयु वाले व्यक्ति की ओर देखा। उसके हाथ में एक मंद पीला क्रिस्टल था और वह उस वस्तु का सरल परिचय दे रहा था। हल्दी क्रिस्टल, टर्मरिक क्रिस्टल साम्राज्य की दक्षिण पश्चिम सीमा के विशाल रेगिस्तानों में पाया जाता है। ये रेत में 1 किलोमीटर गहराई पर ही मिलने वाली चीज है। यह एक अत्यंत मजबूत सामग्री है और पृथ्वी गुण अर्थ एट्रीब्यूट वाले जादुई खजाने बनाने में उत्कृष्ट है, क्योंकि इसमें पृथ्वी गुण वाली आध्यात्मिक क्यूई की बड़ी मात्रा होती है। इस वस्तु के लिए न्यूनतम बोली 8000 आध्यात्मिक पत्थर स्पिरिट स्टोन्स है। प्रत्येक बढ़ती बोली कम से कम 1000 आध्यात्मिक पत्थर की होनी चाहिए। वह आदमी स्पष्ट रूप से बोला और उसने वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए कोई अत्यधिक प्रयास नहीं किया। बेशक नीलामी के संचालक के पास नेसेंट सोल खेती थी और जायन की सावधानीपूर्वक जांच के तहत उसने पाया कि वह मध्य नेसेंट सोल स्टेज के चरम में था, जिसके पास हॉल में सबसे बड़ी खेती थी। ये ध्यान में रखते हुए कि उसके पास समान श्रेणी के कई 100 खेतीकारों का दर्शक था, उनकी संयुक्त आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस का अभिभावक दबाव किसी भी निम्न श्रेणी के खेतीकार को बेहोश करने के लिए पर्याप्त होगा। उसकी नीलामी की अध्यक्षता के साथ कोई भी कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। जहां तक हल्दी क्रिस्टल का सवाल था, हालांकि यह पृथ्वी गुण तकनीकों को परिशोधित करने के लिए एक अच्छी सामग्री थी, लेकिन इस पर बोली लगाने वाले केवल थोड़े से लोग थे। अंततः इसे एक गुमनाम खेतीकार ने 12000 आध्यात्मिक पत्थरों में हासिल कर लिया। निम्नलिखित वस्तुओं के साथ उन्हें केवल थोड़ी रुचि के साथ देखा गया। जायन ने इसे उदासीनता के साथ अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर देखा। चूंकि नीलामी कई दिनों तक चलेगी, पहले दिन प्रदर्शित होने वाली वस्तुएं विशेष रूप से महान नहीं होंगी। हालांकि ये सामग्रियां इतनी दुर्लभ थीं कि वे उन नेसेंट सोल खेतीकारों का ध्यान आकर्षित कर सकती थीं जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता थी। वे केवल समय बिताने के लिए वहां थीं जब तक कि पर्याप्त खेतीकार नीलामी में एकत्र न हो जाएं। कुछ अच्छी वस्तुएं दिन के अंत में निकाली जाएंगी ताकि दर्शकों को अगले दिन की नीलामी में रुचि बनी रहे और इन्हीं वस्तुओं पर बोली युद्ध होंगे। इस विचार के साथ जायन ने बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया और उसने हॉल में अन्य कई नेसेंट सोल खेतीकारों को आलस्य से देखा। हालांकि ये महान जिनमें चरम खेतीकारों का एक छोटा हिस्सा थे, लेकिन वे साम्राज्य की विभिन्न शक्तियों और गुटों का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन जिसने उसका सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया, वे हॉल में बैठे चमकदार माथे वाले 3 बड़े बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट मंक्स थे। भिक्षुओं में से एक काफी दुबला था, जबकि दूसरा थोड़ा मोटा था और तीसरे का रूप मित्रतापूर्ण था और चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी थी। तीनों ने धूसर बौद्ध वस्त्र पहने थे और उनका सिर झुका हुआ था। चूंकि यह पहली बार था जब जायन ने बौद्ध संप्रदाय के उच्च श्रेणी के खेतीकारों को देखा था, उसने उन्हें काफी देर तक देखा। बीच में बैठा व्यक्ति उनमें सबसे बड़ा था और उसने उसकी नजरों से मुलाकात की। हालांकि यह गर्म और शांत दिखता था, जायन मदद नहीं कर सका, लेकिन दृश्य पर उसका दिल कांप गया। बूढ़े भिक्षु काफी तेज दिखाई दिए। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि महान जिनमें बौद्ध संप्रदाय दाओवादी और कन्फ्यूशियन संप्रदायों डाओइस्ट एंड कन्फ्यूशियन सेक्ट्स के बराबर थे। चूंकि जायन अनजाने में किसी भी शत्रुता को भड़काने के लिए तैयार नहीं था, उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को वापस ले लिया और एक ठंडा रुख बनाए रखा। बूढ़े भिक्षु ने जायन पर एक नजर डालने के बाद उसने अपना मूल शांत स्वभाव बनाए रखा और अपना ध्यान कहीं और लगा लिया। बौद्ध भिक्षुओं के अलावा कुछ अन्य खेतीकार थे जिन्हें उसने विचित्र पाया। उसने इन खेतीकारों को महान जिन की विभिन्न शक्तियों के बारे में पहले हासिल की गई जानकारी से उनके चेहरों से मिलान करना शुरू कर दिया। इन पात्रों को पहचानने में बाद में उपयोग हो सकता है, जायन ने सोचा। जैसे जैसे प्रत्येक वस्तु की नीलामी हुई, समय धीरे धीरे बीता। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, दुर्लभ वस्तुएं केवल अंत के करीब दिखाई देने लगी, जिससे उदासीन खेतीकारों के समूह में हलचल मच गई। इन लगातार खजानों के लिए प्रतिस्पर्धा के साथ हॉल का माहौल उत्साह से भर गया और बोलियां आश्चर्यजनक कीमतों तक पहुंच गईं। आखिरकार, अगर नेसेंट सोल स्टेज के खेतीकारों ने अपनी आवश्यक चीजें हासिल करने का यह अवसर खो दिया, तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिल सकता था। 2 किलोग्राम वजन का एबनी गोल्ड का एक टुकड़ा, एक दुर्लभ उपकरण परिशोधन सामग्री। शुरुआती बोली 30,000 आध्यात्मिक पत्थर है। प्रत्येक बोली की कीमत कम से कम 2000 आध्यात्मिक पत्थर बढ़ानी होगी। नीलामी संचालक ने इस अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ सामग्री का सरल विवरण दिया और इसे एक जेड प्लेट पर प्रकट किया। ये धातु का एक कोयला काला टुकड़ा था जो मंद सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जब जायन ने ये सुना तो उसका शरीर तन गया और उसकी आंखों में एक चमक चमकी। उसे एबनी गोल्ड की आवश्यकता थी और वह काफी समय से इसे खोज रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह इतनी जल्दी मिल जाएगा। 36,000, 40,000, 45,000 आध्यात्मिक पत्थर। चूंकि एबनी गोल्ड काफी प्रसिद्ध था, जायन के अपनी बोली लगाने से पहले ही कई उच्च बोलियां लगाई गईं। वह बस अपना माथा सिकोड़ सका और शांत भाव से अपनी बोली लगाए।
चूंकि वह जीतने के लिए दृढ़ था, उसने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक वह उच्चतम बोलीकर्ता के खिलाफ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। जब एक अज्ञात खेतीकार ने 60,000 आध्यात्मिक पत्थर की उच्चतम कीमत बोली, तो प्रतिस्पर्धा अचानक रुक गई। जायंट ने तब अपने जेड बैच की ओर इशारा किया। इससे प्रकाश चमकने के बाद उसने चिल्लाकर कहा, 65,000, 67,000 आध्यात्मिक पत्थर। जबकि दूसरे व्यक्ति को वास्तव में यह वस्तु चाहिए थी, वह जारी रखने में हिचकिचा रहा था। 70,000, जायंट ने चिल्लाकर कहा। इस बार दूसरे बोलीकर्ता चुप हो गया। हालांकि एबनी गोल्ड दुर्लभ था, उसने इतनी ऊंची कीमत पर वस्तु को छोड़ने का फैसला किया। जब जायंट ने ये देखा तो वह मुस्कुरा उठा। नीलामी संचालक को वस्तु की इतनी ऊंची कीमत पर बोली लगते देखकर काफी संतोष महसूस हुआ। जैसे ही उसने ये सुनिश्चित करने के लिए 3 बार पूछने की सोची कि कोई और अधिक बोली नहीं लगाएगा, एक ठंडी आवाज गूंजी, 75,000 आध्यात्मिक पत्थर। जायंट और नीलामी संचालक दोनों ये सुनकर स्तब्ध रह गए और अन्य खेतीकार भी चौंक गए। जायंट ने जल्दी से अपने विचारों को वापस पा लिया और चिल्लाकर बोला, 80,000। 82। आवाज ने शांत भाव से बोली बढ़ा दी। वह जायंट की तरह ही इस वस्तु की आवश्यकता रखता था। इसके बोले जाने के बाद हॉल में मौजूद प्रतिभागियों ने मदद नहीं कर सके बल्कि बूढ़े आदमी की दिशा की ओर देखा। हालांकि उन्होंने देखा कि पीछे की ओर एक मंद काली धुंध, ब्लैक मिस्ट से ढका एक खेतीकार बैठा था। जबकि उसका वास्तविक स्वरूप छिपा हुआ था, वे इतना जरूर देख सकते थे कि वह एक बूढ़ा आदमी था। जायंट बूढ़े आदमी की प्रतिस्पर्धा से भ्रमित था, लेकिन उसके पास उसके साथ समय बर्बाद करने का मन नहीं था। एक उदास दिल के साथ उसने अपनी कीमत पुकारी, 120,000 आध्यात्मिक पत्थर। जब यह उच्चारित हुआ तो मौजूद सभी अन्य खेतीकार भ्रमित हो गए। इतनी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर आसानी से एक अच्छा प्राचीन खजाना खरीद सकते थे, जो एबनी गोल्ड की सामान्य कीमत से कहीं अधिक थी। एक हंगामा छिड़ गया और कई खेतीकारों ने जायंट को देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि उसने अपना स्वरूप एक पीले रंग के खेतीकार में बदल लिया था। ये स्वाभाविक था कि कोई भी उसे पहचान नहीं सका। जायंट ने उनकी नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपना ध्यान ये देखने पर केंद्रित किया कि विरोधी अगला क्या करेगा। बूढ़े आदमी ने इतनी बड़ी कीमत सुनकर स्पष्ट रूप से आश्चर्य व्यक्त किया। अगर वह और अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च करता तो वह निश्चित नहीं था कि वह आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण सामग्री को हासिल कर पाएगा और यह विनाशकारी साबित होगा। उसके प्रतिद्वंद्वी द्वारा उठाई गई उच्च कीमत से यह स्पष्ट था कि वह बिना लड़े वस्तु को जाने नहीं देने वाला था। इसे ध्यान में रखते हुए बूढ़े आदमी ने वस्तु के लिए आगे विवाद नहीं किया और अंततः ये जायंट ने जीत ली। हालांकि इस बोली युद्ध ने दोनों की ओर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद कुछ भी जायंट की नजर में नहीं आया और एबनी गोल्ड हासिल करने के बाद वह बस अपनी सीट पर आराम करता रहा। जब बूढ़े आदमी ने और भी दुर्लभ सामग्री, फायरपाथ सैंड देखा तो उसने खेतीकारों के एक बड़े समूह के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की और अंततः इसे 2 लाख से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों में हासिल कर लिया। हालांकि उसका खर्च काफी आकर्षक था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बूढ़े आदमी ने नीलामी में सबसे अधिक आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए थे। अंत में उच्च श्रेणी के प्राचीन खजाने, खेती की दवाएं और इस तरह की अन्य दुर्लभ वस्तुएं सभी 3 लाख आध्यात्मिक पत्थरों और उससे अधिक में बिकीं। हालांकि मात्र परिशोधन सामग्री पर 2 लाख आध्यात्मिक पत्थर खर्च करना काफी असामान्य था। नीलामी के पहले दिन के समापन के साथ जायंट खेतीकारों की भीड़ के साथ रवाना हो गया। यिन शिफ्टिंग सेक्ट का समूह अब बाजार के प्रवेश द्वार पर मौजूद नहीं था, मानो उन्होंने उसे खोजना छोड़ दिया हो। उसने ये देखकर मुस्कुराया और शांति से दाववादी मठ लौट आया। जहां तक काली क्यूई से ढके रहस्यमय आदमी का सवाल था, वह जिन राजधानी में एक साधारण घर में फिसल गया। ये कबीले का बूढ़ा आदमी जो काली टोपी पहने हुए था, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने बिना कोई शब्द कहे तुरंत फायरपाथ सैंड उसे सौंप दिया। बूढ़े आदमी ने इसे प्राप्त करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पहले ही एबनी गोल्ड के बारे में पता है। आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद साथी दाओवी गाओ, फेलो डाओस्ट गाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई और इतनी ऊंची कीमत चुकाएगा, वरना मैंने और अधिक आध्यात्मिक पत्थर दे दिए होते। सौभाग्य से कुछ दिनों की भूमिगत नीलामी में किसी को एबनी गोल्ड बेचना चाहिए। मैंने पहले ही पूछ लिया है कि इसका क्या व्यापार किया जा रहा है और मैंने आपके लिए पहले से तैयार कर दिया है। जब समय आएगा तो मुझे आपसे एक और यात्रा करनी पड़ेगी। दाओवादी गांव ने सूखी हंसी और जवाब दिया, भाई यूनली ने मुझे पर्याप्त से अधिक आध्यात्मिक पत्थर दिए थे, लेकिन मुझे डर था कि मैं फायरपाथ सैंड हासिल नहीं कर पाऊंगा। ये कुछ अनपेक्षित था। बेशक मैं कुछ दिनों में भूमिगत नीलामी में जा रहा हूँ। साथ ही दाओवी गांव के मामलों को संभालने के साथ मैं निश्चिंत हूँ। मैंने व्यापार के लिए एक दवा की गोली, मेडिसिन पिल तैयार की है। जब मामला समाप्त हो जाएगा तो मैं इनमें से कई और आपको इनाम के रूप में दूंगा। यूनली ने संतोष के साथ सिर हिलाया और एक जेड बॉक्स सौंपा। जरूर,
चूंकि आप अपने वादे निभाते हैं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगा। बूढ़े आदमी गांव ने खुशी से बॉक्स में मौजूद गोली की जांच की और सिर हिलाया। फिर उसने बूढ़े आदमी से आध्यात्मिक पत्थरों की एक भंडारण थैली और अगले दिन नीलामी में खरीदी जाने वाली वस्तुओं का विवरण देने वाला एक जेड स्लिप भी लिया और फिर रवाना हो गया। जब युनयी ने बूढ़े आदमी गांव को इमारत से जाते देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। युनयी ने सूर्यास्त के बाद 2 भटकने वाले कोर फॉर्मेशन खेतीकारों से भी मुलाकात की थी। दोनों ने कुछ सामग्रियों का व्यापार इनाम के लिए किया और खुशी से रवाना हो गए। अगले कुछ दिनों में जायम सुबह 9 फर्मामेंट्स हॉल पहुंचा और भव्य नीलामी में भाग लिया। चूंकि उसे पहले दिन अपनी इच्छित वस्तु मिल गई थी, जायम को और अधिक चीजें मिलने की काफी उम्मीद थी। ये वही था जो बूढ़े ओल्ड मैन फूक ने कहा था। जायम की इच्छित दुर्लभता की वस्तुएं दिन के अंत में नीलाम की गई दर्जन भर से अधिक वस्तुओं को छोड़कर और कोई नहीं थी, और इनमें से अधिकांश पूर्ण जादुई खजाने कंप्लीटेड मैजिक ट्रेजर्स थे। ऐसा लगता था कि एबनी गोल्ड का प्रकट होना केवल एक भाग्यशाली घटना थी। हालांकि जायम वर्तमान में भव्य नीलामी में भाग नहीं ले रहा था, बल्कि वह भूमिगत नीलामी अंडरग्राउंड ऑक्शन के बारे में जानकारी खोज रहा था। उसके द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार भूमिगत और भव्य नीलामी दोनों में पहले कुछ दिन लगभग समान थे, दानवी दाव सामग्री डेवल दाव मटीरियल्स पर विशेष जोर देने के अलावा। लेकिन जब आखिरी दिन आया तो वहां एक व्यापार मेला ट्रेड फेयर होता था जो नेसेंट सोल ग्रेड खेतीकारों के लिए लक्षित था। अतीत में दुर्लभ वस्तुएं अक्सर वहां प्रकट होती थीं। काफी संभव था कि वहीं उसे वह सामग्री मिल जाए जो वह खोज रहा था। हालांकि कोई भी शामिल नहीं हो सकता था, केवल दानवी दाव डेवल दाव से संबंधित खेतीकार या जिन्हें अनुशंसा किया गया था वे ही भाग ले सकते थे। इसे समझ में आने के बाद जायम ने अपना ध्यान वापस भव्य नीलामी की ओर कर लिया। कई दिन बीत गए और भव्य नीलामी का अंतिम दिन आ गया। एक और वस्तु जिसकी उसे आवश्यकता थी प्रस्तुत की गई, जिससे वह काफी उत्साहित हुआ और वह उस वस्तु को 1 लाख से अधिक आध्यात्मिक पत्थरों में जीतने में कामयाब रहा। जल्द ही भव्य नीलामी समाप्त हो गई। जायम अन्य खेतीकारों के साथ रवाना हुआ, लेकिन उसने बाजार नहीं छोड़ा। बजाय इसके वह हिडन फॉर्चून पवेलियन की ओर चल पड़ा। उसे यह नहीं पता था, लेकिन इसकी वजह से वह संयोगवश अभी के लिए आपदा से बच गया। यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर्स जो कई दिन पहले बाजार के प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे, वे अचानक से फिर से प्रकट हो गए थे। इस बार सोरिंग स्काई सेंटेस भी उनके साथ थी। वर्तमान में संत महिला एक छोटे दर्पण के साथ खेल रही थी जो चांदी की रोशनी से चमक रहा था, क्योंकि वह बाजार के प्रवेश द्वार से निकलने वाले खेतीकारों को देख रही थी। वह कभी कभी दर्पण की ओर देखती और अपनी आंखें घुमाते हुए अपना माथा सिकोड़ती। समय के साथ छोटे दर्पण से चमकती चांदी की रोशनी और भी अधिक चमकदार होती गई, लेकिन संत महिला चुप बनी रही। गेतियानहाओ और अन्य लोग इसे देखकर धीरे धीरे उदास होते गए और अंततः उनकी अभिव्यक्तियां बदसूरत हो गईं। जल्द ही उसने एक आह भरी और हिचकिचाते हुए कहा, हालांकि मैंने कई खेतीकारों को खोज निकाला है जिन्होंने विभिन्न भ्रम तकनीकों अल्यूजन टेक्निक्स का उपयोग करके अपना स्वरूप छिपाया हुआ है, लेकिन मैं उसे नहीं देख पाए। क्या हो अगर उसने भव्य नीलामी में हिस्सा नहीं लिया? अगर ऐसा है तो पिछले कुछ दिन व्यर्थ चले गए। असंभव, गेतियानहाओ ने कहा। जिन राजधानी में हाल ही में आने वाले सभी उच्च श्रेणी के खेतीकारों को भव्य नीलामी में हिस्सा लेना चाहिए था। मैंने शहर में पहली बार देखा था जब वह ट्रेजर शाइन हॉल को देख रहा था। उसका इरादा स्पष्ट था। संत महिला ने अनजाने में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर भारी भाव अभी तक गायब नहीं हुआ था। तेज आंखों वाले यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर ने पूछा, क्या हो सकता है कि क्लियर साउंड मिरर अफवाहों में कहे जाने जितना चमत्कारिक नहीं है? या ऐसा इसलिए था क्योंकि साथी दाव वी लिन ने थोड़े समय में इसे परिशोधित किया है, इसलिए वह इसकी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करने में असमर्थ थी? यह असंभव है। संत महिला ने सिर हिलाया और समझाया, क्लियर साउंड मिरर दाववादी सेवनवेंडर्स के साथ रहस्यमय खजानों में से एक है, जिसकी प्रसिद्धि पूरी खेती की दुनिया में फैली हुई है। परिशोधन के मामले के लिए यह एक विचित्र प्राचीन खजाना है जिसे पूरी तरह से उपयोग करने के लिए केवल थोड़े परिशोधन की आवश्यकता होती है। कुछ दिन पर्याप्त होने चाहिए, ये देखते हुए कि मैं इन अन्य विचित्र लोगों के वास्तविक स्वरूपों के माध्यम से देखने में सक्षम थी। इससे बचने के लिए केवल कुछ ही अटूट भ्रम तकनीकें होंगी। गेतियानहाओ की नजर चमकी और उसने सोचा, तो ऐसा था। चूंकि हम क्लियर साउंड मिरर से उसे नहीं ढूंढ पाए, या तो उसके पास बाजार में रहने के लिए कोई काम था या वह किसी अन्य तरीके से चला गया। क्लियर साउंड मिरर की बड़ी प्रसिद्धि को देखते हुए इससे बचने के लिए केवल कुछ ही अटूट भ्रम तकनीकें होंगी। यह असंभव है कि उसने उनमें से किसी एक की खेती की हो। दूसरी संभावना के लिए बाजार प्रसिद्ध 8 प्रकाश शिखर गठन 8 लाइट पीक्स फॉर्मेशन से घिरा हुआ है। यह असंभव है कि वह चुपचाप इसे तोड़ सके। अधिक संभावना है कि वह अन्य कामों के लिए बाजार में ही रहा है। तेज आंखों वाले बूढ़े आदमी ने हिचकिचाते हुए पूछा, साथी दाव वी लिन क्या करने की योजना बना रही हैं?
संत महिला ने प्रस्ताव रखा, हम गश्त लगाए रहेंगे। अगर वह अभी भी बाजार में है तो उसे यहाँ से गुजरना होगा। हमें कुछ चतुर शिष्यों को अंदर घूमने के लिए भी भेजना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वे उसके निशान मिलते हैं। गेत्यानहाउ ने एक क्षण के लिए सोचा और उसके सुझाव में कुछ भी गलत नहीं पाया। साथ ही दाओवी लिन के शब्द उचित हैं। आइए रात तक इंतजार करें। अगर वह वहां है तो उसे तब तक प्रकट होना चाहिए। इसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और कई ध्वनि संचरण ताबीज साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन्स छोड़े। जल्द ही निम्न श्रेणी के यिन शिफ्टिंग सेक्ट के शिष्यों का एक समूह आ गया और आदेश मिलने के बाद वे बाजार में गायब हो गए। जबकि ये खेतीकार जायम का कोई निशान नहीं पा सके, विवादित व्यक्ति वर्तमान में अपने वास्तविक स्वरूप में हिडन फॉर्चून पवेलियन में एल्डर वान से मिल रहा था। एल्डर वान को जायम की बूढ़ेफू के साथ नियुक्ति के बारे में पता था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह बड़े उत्साह के साथ जायम की सेवा में जुटा था। जायम और एल्डर वांग ने थोड़ी देर बातचीत की, अपने खेती के अनुभवों का आदान प्रदान किया। चूंकि उन्हें बातचीत से कुछ हासिल हुआ, ये तब और अधिक उत्साहपूर्ण हो गया जब बूढ़ेफू ने अंततः हिडन फॉर्चून पवेलियन में प्रवेश किया। जब उसने उन्हें देखा तो बिना किसी औपचारिकता के उनके साथ जुड़ गया। उनका आदान प्रदान सूर्यास्त तक चला। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया क्योंकि उन सभी को बातचीत से बहुत कुछ मिला था। बूढ़ेफू और जायम ने एल्डर वान को विदा दी और तुरंत रवाना हो गए। फिर निकलने के बाद जायम का चेहरा धुंधला गया और तुरंत एक पीले रंग के खेतीकार के अपरिचित चेहरे में बदल गया। बूढ़ेफू ने शुरू में थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन वह इससे परवाह नहीं करता लग रहा था। इसके बजाय जायम की बारी थी आश्चर्यचकित होने की। बाजार के प्रवेश द्वार से बाहर जाने के बजाय बूढ़ेफू ने जायम को पास की एक इमारत में ले गया जिसका नाम स्पिरिट रिन स्टडी था। जब जायम ने देखा कि वे अंदर जा रहे हैं तो वह बिना पूछे नहीं रह सका, भाई फूक क्या यही है? स्पिरिट रिन स्टडी एक निजी व्यवसाय है। मालिक मेरा कई वर्षों से अच्छा मित्र रहा है और उसने हाल ही में अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन लगाया है। ये हमें उस स्थान पर ले जाएगा जहां भूमिगत नीलामी हो रही है। मैंने उन्हें पहले ही सूचित कर दिया था कि हम आ रहे हैं। अगर मुझे सही याद है तो क्या बाजार में टेलीपोर्टेशन को रोकने वाले प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए? जब जायम ने ये सुना तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। बूढ़ेफू ने हंसकर आकस्मिक रूप से समझाया, चिंता न करें साथी दाओवी, मेरे पुराने मित्र की काफी प्रतिष्ठा है। उसने अस्थायी अपवाद टेम्पररी एक्सेप्शन के लिए पहले से अनुमति के लिए आवेदन किया था। ये टेलीपोर्टेशन गठन केवल कुछ महीनों के लिए मौजूद रहेगा और बहुत कम लोगों को इसका पता है। तो ऐसा था। स्पिरिट रिन स्टडी का मालिक गोरी त्वचा वाला एक बूढ़ा आदमी था। उसका व्यवहार और रवैया साधारण नहीं था और जो लोग उससे बात करते थे उन्हें एक ताजगी का एहसास होता था। और जायम के लिए और भी बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि यह व्यक्ति वास्तव में एक प्रसिद्ध जादुई गठन ग्रैंडमास्टर, स्पेल फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर था। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसके पास बात करने का कोई समय नहीं था क्योंकि वह भूमिगत व्यापार मेले में भाग लेने के लिए जल्दी में था। वे एक छिपे हुए कमरे में गए और एक छोटे टेलीपोर्टेशन गठन का उपयोग किया। एक क्षण बाद दोनों एक अनाकर्षक छिपी हुई गुफा में पहुंचे। जब दोनों ने उड़ान भरी तो जायम ने पाया कि वे जिन राजधानी के दक्षिण में किसी पहाड़ी के पास थे। विशाल दीवारें दूर से धुंधले रूप में दिखाई दे रही थीं। जायम के टेलीपोर्टेशन गठन का उपयोग करने के थोड़ी देर बाद गेत्यानहाउ ने आकाश की ओर देखा और थोड़ी देर विचार करने के बाद बोला, साथी दाओवी लिन, भूमिगत व्यापार मेला शुरू होने वाला है। वहां कई वस्तुएं प्रकट होंगी जो मेरी खेती के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। अब अंधेरा हो चुका है और शिष्यों ने भी बाजार में उसका कोई निशान नहीं पाया है। शायद हमने उसकी स्थिति का आंकलन में गलती की है। चूंकि यह व्यक्ति काफी धूर्त है, ये संभव है कि वह यहाँ नहीं आया। चूंकि आप नीलामी से चूक गईं, इस व्यापार मेले में शामिल होना बेहतर होगा। हालांकि संभव है कि वह व्यक्ति वहां भी हो, लेकिन आप निश्चित रूप से कुछ प्राप्त करेंगी। संत महिला ने अपना होठ दांतों से दबाया और बाजार की दिशा में देखा। फिर एक अनिच्छुक स्वर में उसने कहा, ऐसा लगता है कि निष्क्रिय रहने से कार्रवाई करना बेहतर होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। शायद मुझे सच में कुछ हासिल हो। जल्द ही गेत्यानहाउ और अन्य लोगों ने एक संक्षिप्त बातचीत की और बाजार के प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए अन्य 2 नेसेंट सोल एल्डर्स को वहां छोड़ दिया। फिर शेष एल्डर्स और संत महिला व्यापार मेले में शामिल हो गए। जहां तक तेज आंखों वाले बूढ़े आदमी और एक अन्य का सवाल था, उनकी अपनी योजनाएं थीं और उन्होंने विदा ली। उस क्षण यिन शिफ्टिंग सेक्ट के एल्डर्स जो एक साथ एकत्र हुए थे, वे जायम का सामना करने से पहले ही बिखर गए। यिन शिफ्टिंग सेक्ट के सदस्यों के जाने के कुछ ही समय बाद पास की एक इमारत से एक धब्बे में 2 खेतीकार प्रकट हुए।
जब दोनों ने देखा कि प्रवेश द्वार पर कोई नहीं बचा है, तो उन्होंने एक दूसरे से ध्वनि संचरण वॉइस ट्रांसमिशंस के माध्यम से गंभीरता से बात की और फिर यिन शिफ्टिंग सेक्ट के सदस्यों का पीछा करते हुए बाजार से बाहर निकल गए। जब वे बाजार के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो दोनों तुरंत अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। उनमें से एक ने एक छोटा झंडा लहराया और उनका शरीर बैंगनी धुएं के बादल में गायब हो गया, जो गेतियानहाओं के समूह का पीछा कर रहा था। दूसरा खेतीकार शाही शहर की दिशा में आकाश में एक लकीर बनाते हुए निकल गया। ... जिन राजधानी के पास एक गुमनाम पहाड़ के पास बूढ़े फू ओल्ड मैन फू ने जायंत को एक जिज्ञासु नजर से देखा और कहा, क्या आपको कुछ पूछना नहीं है? टेलीपोर्टेशन के बाद जायंत ने सावधानीपूर्वक परिवहन गठन ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन के आसपास देखा और कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया, जिससे उसे राहत मिली। उसने शांत भाव से जवाब दिया, इसका क्या फायदा? मुझे थोड़ा आश्चर्य है कि भाई फू ने बाजार छोड़ने के लिए टेलीपोर्टेशन गठन का उपयोग क्यों किया, लेकिन मुझे यकीन है कि आपके अपने कारण होंगे। जायंत की सावधानीपूर्वक कार्रवाई बूढ़े फू से अनदेखी नहीं हुई, लेकिन वह इससे थोड़ा भी नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय वह उसकी सतर्कता के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट था। बूढ़े फू ने अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर एक रहस्यमय मुस्कान पहनी। वास्तव में मेरा कारण ज्यादा नहीं था। मुझे बस ये जानकारी मिली थी कि बाजार के प्रवेश द्वार पर यिन शिफ्टिंग सेक्ट के खेतीकार इंतजार कर रहे थे। मैंने अनुमान लगाया कि साथी दाओवी हान उन्हें देखना नहीं चाहेंगे, इसलिए मैंने उनसे बचने के लिए टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने का फैसला किया। मुझे आशा है कि आपको नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह ... साथी दाओवी फो, आपका इसका क्या मतलब है? जायंत का दिल कांप गया, लेकिन उसने एक शांत रुख बनाए रखा। बूढ़े फू हंसे, अभी भी अपनी रहस्यमय मुस्कान बनाए हुए, और धीरे धीरे बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर मैं वास्तव में आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था तो मैंने यहाँ एक घात एम्बुश स्थापित कर दिया होता। जब भाई हान ट्रेजर शाइन हॉल के सामने खड़े थे, क्या आपका गेतियानहाओ और उसके संप्रदाय के सदस्यों के साथ झड़प नहीं हुई थी? एक क्षण की चुप्पी के बाद जायंत ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता था कि भाईफू को इसके बारे में पता है। लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप हमारी नियुक्ति के लिए यिन शिफ्टिंग सेक्ट को नाराज करने का जोखिम उठाएंगे। बूढ़े फू ने शांत भाव से कहा, यिन शिफ्टिंग सेक्ट को नाराज करने का जोखिम? ऐसा लगता है कि भाई हान को मेरी पृष्ठभूमि का पता नहीं है। मैं नाइन सेरेनिटी सेक्ट का एक प्रवर्तन एल्डर एनफोर्समेंट एल्डर हूँ। हम पहले से ही यिन शिफ्टिंग सेक्ट के साथ विवाद में हैं। अगर मौका मिले तो मैं खुशी से उन्हें परेशान करूंगा। हालांकि मैंने आपकी मदद करने का मुख्य कारण यह है कि मुझे आपसे एक छोटी गुजारिश है। जब जायंत ने सुना कि वह 10 महान दानवी दाओ संप्रदायों में से एक का एक एल्डर था, तो वह अलर्ट हो गया और सतर्क हो गया। नाइन सेरेनिटी सेक्ट, ऐसा लगता है कि मैं अभद्र रहा हूँ। मैंने आपके प्रतिष्ठित आदेश की भव्य प्रतिष्ठा के बारे में बहुत पहले सुना है, लेकिन आपके जैसे शक्तिशाली संप्रदाय को मेरी मदद की आवश्यकता क्यों होगी? यह एक निजी मामला है, इसलिए मैं उनसे मदद नहीं मांग सकता। बूढ़े फू ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि इसमें कोई जल्दी नहीं है। व्यापार मेला समाप्त होने के बाद हम इस मामले पर और चर्चा कर सकते हैं। इसमें लाभ होगा, लेकिन अगर आपको शर्तें पसंद नहीं आईं, तो मैं आपको सहमत होने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। कुछ विचार करने के बाद जायंत मुस्कुराया और बोला, उस स्थिति में मैं इस एहसान के लिए सहमत हूँ। चूंकि उसने पहले ही 10 महान दानवी दाओ संप्रदायों में से एक को नाराज कर दिया था, ये सबसे अच्छा होगा कि वह दूसरे को नाराज न करे। इसलिए उसने एक खाली वादा करने और मामले को बाद के लिए छोड़ने का फैसला किया। मैं देख रहा हूं कि भाई हान भी एक सीधे सादे व्यक्ति हैं। चलिए, व्यापार मेला दूर नहीं है। बूढ़े फू के चेहरे पर खुशी का भाव आया और फिर वह दूर की ओर उड़ गया। जल्दी ही वे जिन राजधानी से 1000 किलोमीटर से अधिक दूर एक बंजर पहाड़ी श्रृंखला में पहुंचे। उन्होंने असंख्य पहाड़ों में से एक का चक्कर लगाया और मिट्टी और काई से सने एक पत्थर की चट्टान के सामने नीचे उतरे। ये थोड़ा भी असाधारण नहीं दिखता था। जायंत का ध्यान चट्टान की ओर नहीं, बल्कि उसके आसपास के वातावरण की ओर था। उसने पाया कि वे एक गहरी घनी घाटी में थे। अगर उसे यहाँ न लाया गया होता तो उसे पता नहीं चलता कि क्षेत्र में खेतीकार मौजूद थे। ये स्पष्ट था कि बूढ़े फू पहले यहाँ आ चुके थे। उन्होंने आकस्मिक रूप से अपनी आस्तीन लहराए और एक छोटी हथेली के आकार की प्लेट उड़ गई। ये सफेद रोशनी से चमकी और बिना किसी निशान के पत्थर में समा गई। जल्द ही चट्टान का मुख चमकदार पीली रोशनी से चमकने लगा और अचानक गायब हो गया और एक विशाल गुफा प्रकट हुई जो 30 मीटर से अधिक चौड़ी थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर 2 हरे वस्त्रधारी मध्यम आयु वाले खेतीकार खड़े थे। दोनों के पास डेढ़ कोर फॉर्मेशन प्लेट को फॉर्मेशन खेती थी और उनमें से एक के हाथ में बूढ़े फू की प्लेट थी। प्लेट पकड़े हुए व्यक्ति ने दोनों को प्रणाम किया और फिर एक तटस्थ स्वर में बोला, तो यह मूलतः वरिष्ठ फू हैं। ये दूसरे वरिष्ठ अपरिचित प्रतीत होते हैं। क्या मैं आपका प्रतिष्ठित नाम जान सकता हूँ?
बूढ़े फू ने उसे घूरा और स्पष्ट रूप से कहा, ये साथी दाओवी हान है जो समुद्र के पार का एक खेतीकार है। चूंकि मैंने पहले ही उन्हें अनुशंसा की है, जांच करने की क्या आवश्यकता है। जल्दी से उन्हें एक पहचान पत्र दो ताकि हम व्यापार मेले में शामिल हो सकें। हे, चूंकि वरिष्ठ फू ने ही उन्हें अनुशंसित किया है तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। यह एक नेसेंट सोल स्टेज पहचान प्लेट आइडेंटिटी प्लेट है। अगर वरिष्ठ व्यापार मेले के किसी भी नियम का उल्लंघन करते हैं तो हम इसे वापस ले लेंगे। ये प्लेट आपको 4 व्यापार बैठकों में भाग लेने की अनुमति देगी, हालांकि आपको केवल पहले के लिए भुगतान करना होगा। नियमों के अनुसार आपको प्लेट के लिए 10,000 आध्यात्मिक पत्थर चाहिए। हरे वस्त्रधारी खेतीकार ने विनम्रतापूर्वक बूढ़े फू को जेड प्लेट वापस कर दिया और फिर जायम के लिए एक निकाला। ये रहे आध्यात्मिक पत्थर। हालांकि जायम को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने 10,000 आध्यात्मिक पत्थरों वाली एक भंडारण थैली आसानी से सौंप दी। थैली में आध्यात्मिक पत्थरों की गिनती करने के बाद हरे वस्त्रधारी खेतीकार मुस्कुराया और एक प्लेट सौंपी जिस पर 347 नंबर लिखा था। यह जेड प्लेट है, कृपया इसका ध्यान रखें। जायम ने इसे देखा और अपनी भौं उठाई। 347, क्या इतने सारे लोग भाग ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं, दूसरे हरे वस्त्रधारी खेतीकार ने समझाया। इन वरिष्ठों में से एक हिस्सा विभिन्न कारणों से व्यापार मेले में भाग नहीं लेगा। मेरे अनुभव में वहां केवल लगभग 200 लोग होंगे। ओह, यह अभी भी काफी है। जायम ने समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है, अब हमें व्यापार मेले में शामिल होना चाहिए। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपके मास्टर को अपना सम्मान दिलाऊंगा। बूढ़े फू ने तब जायम को गुफा के अंदर गहराई तक ले गया। जैसे ही जायम उनका अनुसरण कर रहा था, उसने कहा, उनकी खेती कमजोर नहीं थी। आपके स्वर से ऐसा लग रहा था जैसे दोनों का एक ही मास्टर था। बूढ़े फू हंसे और पूछा, क्या आप महान जिन के 4 महान भटकने वाले खेतीकारों 4 ग्रेट वेग्रेंट कल्टिवेटर्स के बारे में जानते हैं? हाँ, जरूर। क्या उनका मास्टर उनमें से एक है? जायम ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। बिल्कुल सही, उनका मास्टर साथी दाओवी यिजितियन फेलो डाओस्टीजिशियन है जिसके पास चारों में सबसे रहस्यमय क्षमताएं हैं। वह कई वर्षों से देर नेसेंट सोल स्टेज में है, हालांकि उनकी खेती लगभग अमाप है। अतीत में मुझे व्यक्तिगत रूप से एक ग्रेड 8 राक्षसी जानवर को आसानी से मारते हुए देखने का मौका मिला था। कहा जाता है कि वह महान जिनमें उन 2 लोगों में से एक है जिनके पास देवत्व परिवर्तन स्टेज डेटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में आरोहित होने की सबसे अधिक संभावना थी। चूंकि व्यापार मेले के आयोजकों ने उनके 2 शिष्यों को गेटकीपर के रूप में कार्य करने के लिए चुना है, मुझे लगता है कि वे अपने मास्टर की प्रसिद्धि से समर्थन प्राप्त करने का इरादा रखते हैं। बूढ़े फू ने जायम को स्पष्टीकरण देने के बाद उन्होंने प्रशंसा की एक गहरी सांस छोड़ी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि दूसरा साथी दाओवी कौन है जिसके पास देवत्व परिवर्तन स्टेज में प्रवेश करने की संभावना है? एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बूढ़े फू ने जवाब दिया, दूसरा व्यक्ति बौद्ध क्लींजिंग फायर सेक्ट बुद्धिस्ट क्लेंजिंग फायर सेक्ट का मोंग जेडमून है। एक विरल 400 वर्षों में वह पहले ही देर नेसेंट सोल स्टेज में प्रवेश कर चुका है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो हर 10,000 वर्षों में खेती की दुनिया में केवल एक बार प्रकट होता है। हालांकि मैं खुद को उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक मानता हूं, लेकिन उन दोनों की तुलना में हम असाधारण नहीं हैं। लेकिन भाई फू की खेती काफी गहरी है और मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। देर नेसेंट सोल स्टेज एक सफल सफाई से एक कदम दूर प्रतीत होता है। बकवास, मैं 300 वर्षों से अपनी खेती के स्तर में फंसा हुआ हूं और मैंने देर नेसेंट सोल स्टेज तक पहुंचने की आशा लंबे समय पहले छोड़ दी है। फिर भी ऐसा लगता है कि आपने अभी मध्य नेसेंट सोल स्टेज हासिल किया है। शायद आप निकट भविष्य में सफलता प्राप्त करेंगे। भाई फू काफी मजाकिया हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जायम ने सूखी हंसी हंसी। बेशक, वह उनके शब्दों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। बूढ़े फू के नेतृत्व में जायम ने अंततः अपने सामने एक सफेद प्रकाश चमकते हुए देखा और उद्घाटन से गतिविधि से भरा एक बड़ा हॉल देखा। वह उत्साहित होने से खुद को नहीं रोक पाया। 50 किलोमीटर से अधिक दूर एक क्षेत्र में गेतियानहाओ ने एक भयंकर अभिव्यक्ति धारण की और उसके शरीर से काली क्यूई उबल रही थी। वह एक अपरिचित खेतीकार के सिर को एक कठोर पकड़ में पकड़े हुए था। गुप्त आत्मा खोज तकनीकों सीक्रेट सोल सर्चिंग टेक्निक्स का उपयोग करके पीड़ित की आत्मा की यादों को जबरदस्ती निकाल रहा था। पीड़ित का रूप विकृत हो गया, उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं और उसका शरीर एक भयानक पीड़ा के प्रदर्शन में कांप रहा था। एंडले स्काई सेंटेस और एक मध्यम आयु वाला काले वस्त्रधारी खेतीकार पास में देख रहे थे। एक छोटे समय बाद आत्मा खोज का शिकार अचानक कांप उठा और अपनी नाक से काले खून की धारा बहते हुए जमीन पर गिर गया। गेतियानहाओ ने अपना माथा सिकोड़ा और उसने शव को काली अग्नि में जला दिया, जिससे वह तुरंत राख में बदल गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने जो यादें निकाली थीं उन्हें देखना शुरू किया। जब गेतियानहाओ ने अंततः अपनी आंखें खोलीं तो संत महिला ने पूछा, उसकी पहचान क्या थी?
वह हमारा पीछा चोरी से क्यों कर रहा था? ये कबीले का एक खेतीकार है, गेत्यानहाओ ने कहा। ये कबीला इंपीरियल, ये कबीला इंपीरियल, ये क्लैन एंडलेस स्काई सेंटेस ने आश्चर्य से कहा। क्या साथी दाओवी लिन उस व्यक्ति को जानती है जिसने उन्हें भेजा था? गेत्यानहाओ ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वह एक ये कबीले का एल्डर है जिसका उपनाम हान ज़ाहन है। इस आदमी का स्वरूप उस व्यक्ति के समान है जिसका हम पीछा कर रहे हैं। क्या ऐसा था? संत महिला ने आश्चर्य से पूछा। क्या वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं? उस व्यक्ति का ये कबीले से क्या लेना देना है? गेत्यानहाओ ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। मुझे निश्चित नहीं है। जिस व्यक्ति की मैंने आत्मा खोज सोल सर्च की थी, वह केवल ये कबीले द्वारा भर्ती किया गया एक भटकने वाला खेतीकार था। भले ही वे एक ही व्यक्ति न हो, निश्चित रूप से वे करीबी से जुड़े हुए हैं। अन्यथा वे हमारा पीछा करने के लिए किसी को नहीं भेजते। अगर वह व्यक्ति वास्तव में ये कबीले का एक एल्डर है तो ये कुछ हद तक परेशानी का कारण होगा। संत महिला मुस्कुराए और बोली, क्या इंपीरियल कबीला इतना बड़ा है? मुझे याद है कि ये कबीला कई बड़े संप्रदायों के नियंत्रण में था, जिसमें आपका अपना संप्रदाय भी शामिल है। आपको किस बात का डर है? ये कबीला एक सामान्य खेतीकार कबीला नहीं है, गेत्यानहाओ ने एक आह भरते हुए समझाया। महान जिनमें शीर्ष कबीले के रूप में उनकी पहचान उनकी शाही परिवार के रूप में उनकी स्थिति से नहीं आती है। यह इसलिए है क्योंकि उनके पास 7 नेसेंट सोल स्टेज एल्डर्स हैं, न केवल उन भटकने वाले खेतीकारों की बड़ी संख्या का जिन्हें उन्होंने भर्ती किया है और गुप्त शक्तियों को जिन्हें उन्होंने छुपाकर पोषित किया है। उनकी वास्तविक शक्ति एक बड़े खेतीकार संप्रदाय से कम नहीं है। हालांकि हमारा पीछा करने वाले व्यक्ति की खेती महान नहीं थी, लेकिन उसका झंडा असाधारण रूप से प्रभावी था। अगर साथी दाओवी लिन का क्लियर साउंड मिरर न होता तो हमारे लिए उसे हमारा पीछा करते हुए पकड़ना मुश्किल होता। ये कुछ भी नहीं था। मेरी खेती कला की बढ़ी हुई इंद्रियों एनहांस्ड सेंसर्स के कारण मैं बाजार छोड़ने के बाद से ही महसूस करने में सक्षम थी कि कुछ गड़बड़ है। ये सिर्फ भाग्य की बात थी कि मैंने सही समय पर क्लियर साउंड मिरर का उपयोग किया। संत महिला ने गेत्यानहाओ को घूरते हुए शांत भाव से पूछा, भाई गे इस मामले को कैसे संभालने की योजना बना रहे हैं? क्या आपका संप्रदाय अभी भी हमारे एंडलेस स्काई मंदिर एंडलेस स्काई टेम्पल के साथ अपने समझौते को पूरा करने की योजना बना रहा है? गेत्यानहाओ ने दूरी की ओर देखा और हंसा। ये कबीला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन मेरे संप्रदाय को उनसे कोई डर नहीं है। इसके अलावा इसमें हमारे संप्रदाय का विशिष्ट खजाना और हमारे प्रवर्तन एल्डर का जीवन शामिल है। भले ही वह वास्तव में एक ये कबीले का एल्डर है, हमारा संप्रदाय उसका सौदा कर सकता है। साथ ही दाओवी लिन को इस मामले की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब जब समय आ गया है तो चलिए व्यापार मेले की ओर चलते हैं। भाईगे के शब्दों ने मेरी चिंताओं को दूर कर दिया है। संत महिला ने संतोष की अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। जल्द ही तीनों प्रकाश की लकीरों में रवाना हो गए। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जाने के शीघ्र ही बाद पास में काली रोशनी की एक चमक प्रकट हुई, जिसमें एक नीले वस्त्रधारी युवक प्रकट हुआ। उसने उस दिशा में देखते हुए उपहास किया जिस दिशा में तीनों उड़ गए थे। तो इन शिफ्टिंग सेक्ट और एंडलेस स्काई मंदिर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये ठीक है, मैं तुम्हें अभी के लिए जीने दूंगा ताकि वह युवक हान को बाहर निकाला जा सके। मैं अभी भी अपनी मुख्य आत्मा की मृत्यु के प्रति अपनी नफरत नहीं भूला हूं। ये बड़बड़ाने के बाद युवक धुंधला गया और दृष्टि से गायब हो गया। जायम अब हरी रोशनी के धुंध से ढका हुआ था और वह अपने मन में व्यंग्यात्मक हंसी हंस रहा था। वह एक मंद हॉल में खड़ा था जिसमें खाली जगह के चारों ओर लगभग 400 सीटें व्यवस्थित थीं। उसे आश्चर्य था कि जब वह व्यापार मेले में प्रवेश करने वाला था तो एक मुखौटा पहने गेटकीपर ने उस पर एक अनूठा ताबीज टैलिस्मन चिपका दिया और फिर वह एक साधारण टेलीपोर्टेशन गठन से गुजरा। इसके बाद उसने खुद को हरी रोशनी के धुंध में लिपटा हुआ पाया क्योंकि वह हॉल के अंदर खड़ा था। उसका स्वरूप पूरी तरह से छिपा हुआ था। फिर उसने अलर्ट होकर अपने आसपास देखा और पाया कि क्षेत्र में कई खेतीकार बिखरे हुए थे जो विभिन्न रंगों के धुंध में इसी तरह छिपे हुए थे। उनमें से कुछ अपने विवेक पर खड़े थे। जिज्ञासावश जायम हॉल के कोने में बैठ गया और पास में चोरी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों स्पिरिचुअल सेंस को छोड़ना शुरू कर दिया, ये देखना चाहता हुआ कि क्या वह प्रकाश के धुंध के पार देख सकता है। वह आश्चर्यचकित रहा कि वह अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ भी इसे जबरदस्ती तोड़ने में सक्षम नहीं था। हालांकि उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसका अनुमान था कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये विचार उसके मन में आए, उसने अनजाने में हॉल में अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को दौड़ाया और पाया कि यह एक विचित्र जादुई गठन स्पेल फॉर्मेशन के प्रभाव में था। हालांकि इसमें कोई भयंकर प्रतिबंध नहीं दिखता था, लेकिन इससे निकलने वाली आध्यात्मिक क्यूई स्पिरिचुअल ची उस प्रकाश से मिलती जुलती थी जो मौजूद खेतीकारों को छिपा रही थी। ताबीज और जादुई गठन दोनों में कुशल जायम ने एक क्षण के लिए विचार किया और खुद को ध्यान में पाया। ये स्पष्ट था कि ताबीज को विशेष रूप से जादुई गठन के साथ तालमेल के लिए बनाया गया था।
ताबीज लगाने के बाद किसी को केवल जादुई गठन की सीमा में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि ताबीज का आवरण सक्रिय हो जाता है। फिर चाहे एक खेतीकार की आध्यात्मिक इंद्रियां कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे जादुई गठन को पार नहीं कर पाएंगी। पहचान के भय के बिना ये विचित्र लोग अब उन वस्तुओं का खुले तौर पर आदान प्रदान कर सकते हैं जो वे चाहते हैं, चाहे वे कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, बिना किसी दुर्घटना के सामने आने के डर के। जायंट ने एक आह भरी और यिन शिफ्टिंग सेक्ट के खेतीकारों के व्यापार मेले में भाग लेने की उसकी मूल चिंताएं कम हो गईं। फिर उसने अपनी जेड प्लेट को सामने वाली मेज पर रखा और अपनी कुर्सी पर आराम करने लगा। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीता, टेलीपोर्टेशन गठन के माध्यम से हॉल में अधिक खेतीकार इकट्ठे हो गए। जब जायंट ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं, तो हॉल में लगभग 200 खेतीकार थे और केंद्र में एक 10 मीटर चौड़ी सफेद जेड मेज प्रकट हो गई थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और चुपचाप उसे घूरने लगा। जल्द ही जेड मेज पर प्रकाश चमका और उसके पीछे सफेद प्रकाश से ढका एक सिलहुट प्रकट हुआ। चूंकि हमारा नियत समय आ गया है, अब सभी पहुंच चुके होंगे। आइए हम व्यापार मेले की शुरुआत करें। सफेद सिलहुट ने कमरे में मौजूद सभी की ओर देखा और अपनी आस्तीन लहराकर मेज पर 4 भरी हुई भंडारण थैलियां स्टोरेज पाउचेस प्रकट की। सभी खेतीकार स्पष्ट उत्साह के साथ देखने लगे। सफेद सिलहुट ने धीरे से कहा, यह व्यापार मेला पिछले जैसा ही होगा। यह मुख्य रूप से दुर्लभ सामग्रियों पर केंद्रित होगा। प्राचीन खजाने, एंशिएंट ट्रेजर्स और जादुई उपकरण, मैजिक टूल्स इस बैठक में भाग ले सकते हैं अगर वे काफी दुर्लभ हैं। सामान्य अभ्यास के अनुसार आप कुछ सामग्रियों को आध्यात्मिक पत्थरों के लिए रख सकते हैं और अगर आपकी कीमत काफी अधिक है तो उनका व्यापार कर सकते हैं। लेकिन इस व्यापार मेले में कुछ अलग होगा। इस बार हमें एक महत्वपूर्ण ग्राहक द्वारा एक भव्य खजाना, ग्रैंड ट्रेजर, बेचने का काम सौंपा गया है। वह इस खजाने का केवल कुछ सामग्रियों के बदले व्यापार करेगा जो इस दुनिया में शायद ही कभी देखी जाती हैं। अगर वास्तव में कोई भी नहीं है जिनके पास ये सामग्रियां हों, तो फिर आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करके एक नीलामी होगी। साथ ही दाव भी, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे हासिल कर पाएं या नहीं। भीड़ से एक व्यक्ति ने कहा, एक भव्य खजाना, और वह इसके बदले क्या चाहता है? सामग्री, दवा की गोलियां या जादुई खजाने? अगर विशेष रूप से कुछ चाहते हैं तो क्यों न पहले हमें बताएं। अगर हमने इसका व्यापार कर दिया तो हमें जरूर पछतावा होगा। सफेद सिलहुट हंसा और बोला, ये वस्तु सांसारिक शब्दों में वर्णन करना कठिन है। जब समय आएगा तो आप जान जाएंगे कि यह क्या है। जहां तक आपकी चिंताओं का सवाल है, वे निराधार हैं। इसके बदले व्यापार की जाने वाली वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें सामान्य खेतीकार कभी नहीं छोड़ेंगे। उसके दृढ़ स्वर ने हॉल में मौजूद खेतीकारों में हंगामा मचा दिया और वे उत्सुक हो गए। फिर भी किसी ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उस क्षण सिलहुट जेड मेज के पीछे प्रकट हुआ और अपने सामने की भंडारण थैलियों में से एक को पकड़ा। काली रोशनी की एक चमक में उसने कुछ निकाला जो एक बेर जूजूब जैसा दिखता था जो मंद काली रोशनी से चमक रहा था। एक यिन बेर, यिन जूजूब, यिन वर्ष, यिन महीने और यिन दिन के संरेखण पर एक मानव कब से पैदा हुआ, ऐसा हर 300 वर्षों में केवल एक बार होता है। इसके अतिरिक्त इसे एक प्रतिशोधी भूत की नफरत के साथ एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके 50 दिनों तक परिशोधित किया गया है जब तक कि इसका पुनर्जन्म न हो जाए। इस बेर को एक गोली के रूप में लिया जा सकता है या दवा में परिशोधित किया जा सकता है। न्यूनतम बोली 1 लाख आध्यात्मिक पत्थर है और कीमत हर बार 5000 से बढ़नी होगी। वस्तु के विवरण ने जायंट को झटके में डाल दिया। उसने ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था। 1,20,000, 1,40,000, 1,45,000 आध्यात्मिक पत्थर। पलक झपकाते ही यिन बेर एक भयावह कीमत पर बिक गया। सभी बोलीकर्ताओं के चारों ओर एक मंद काली धुंध थी जो उन्हें दानवी दाव खेतीकार, डेवल दाव कल्टिवेटर्स के रूप में प्रकट करती थी। अंत में यिन बेर 1,90,000 आध्यात्मिक पत्थरों में बिक गया। सफेद सिलहुट ने इसके लिए आध्यात्मिक पत्थर स्वीकार कर लिए और अपनी अगली वस्तु को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया। एक आधा फुट लंबा लाल धातु का ब्लॉक जो तीव्र गर्मी उत्सर्जित कर रहा था। ब्लड यांग आयरन, ब्लड यांग आयरन, स्कारलेट सन आयरन और 3 अग्नि गुण वाले कोर फॉर्मेशन खेतीकारों की प्राथमिक आत्माओं से परिशोधित किया गया। ये यिन फायर ट्रेजर्स को परिशोधित करने के लिए एक दुर्लभ सामग्री है। शुरुआती बोली 1,50,000 आध्यात्मिक पत्थर होगी। हर बोली 10,000 पत्थरों से बढ़ेगी। 1,80,000 आध्यात्मिक पत्थर, 2 लाख। जायंट को याद आया कि उसने इस सामग्री के बारे में पहले सुना था। हालांकि इस पर बोली लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन उन सभी के पास बड़े वित्तीय संसाधन थे और वे कोई भी इसे जाने नहीं देना चाहते थे। अंततः ये 2,50,000 आध्यात्मिक पत्थरों की कीमत पर जीता गया। घोस्ट ब्लाइट ग्रास, बुरी क्यूई ईवल चीक से भरी वस्तुओं को बार बार निकाला गया और उन सभी का विनिमय आध्यात्मिक पत्थरों की विशाल संख्या में किया गया जो भव्य नीलामी में देखी गई राशि से कहीं अधिक थी। जायंट ने अपनी भंडारण थैली को सहलाया और वह व्यंग्यात्मक मुस्कान दिए बिना नहीं रह सका।
उसे थोड़ी चिंता थी कि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर नहीं होंगे। हालांकि उसे पता था कि वह व्यापार मेले से पहले कुछ वस्तुओं का आध्यात्मिक पत्थरों के साथ विनिमय कर सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रकट होने वाली वस्तुएं इतनी कीमती होंगी। बोलियां भव्य नीलामी में दिखाई देने वाली राशि से कहीं अधिक थीं। जेड रबर। यह एक सांसारिक आध्यात्मिक लकड़ी वर्ल्डली स्पिरिचुअल वुड है जो 1000 साल में एक बार जेड ओक ट्री से उत्पन्न होती है। इसका उपयोग अद्भुत खजानों को परिशोधित करने के लिए किया जा सकता है और यह यांत्रिक पुतली मैकेनिकल पपट्स के लिए एक आदर्श सामग्री है। न्यूनतम बोली 1,20,000 आध्यात्मिक पत्थर होगी और प्रत्येक बढ़ती बोली 5,000 से अधिक होनी चाहिए। 1,50,000। जब सफेद सिलहूट ने एक सफेद जिलेटिनस वस्तु निकाली तो जायंट ने अचानक महसूस किया कि जैसे बिजली उसके दिमाग में चमकी और उसने बिना हिचकिचाहट के एक बोली पुकारी। नेसेंट सोल खेतीकारों में केवल कुछ ही ऐसे थे जिनकी अभी भी पुतलियों और विचित्र खजानों को परिशोधित करने में रुचि थी। इसलिए जायंट को इस वस्तु के लिए केवल 4 लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और वह 1,70,000 आध्यात्मिक पत्थरों में बोली जीतने में कामयाब रहा, जिससे वह काफी खुश हुआ। सफेद सिलहूट ने अधिक वस्तुओं की नीलामी जारी रखी और उनमें से 2 ने उसकी रुचि आकर्षित की, जिसके परिणामस्वरूप उसने एक को 1,90,000 और दूसरे को 3,10,000 आध्यात्मिक पत्थरों में खरीदा। चून की अंतिम वस्तु एक विशेष रूप से प्रसिद्ध खजाना था, अन्य लोगों के साथ इस पर भयंकर बोली लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत बहुत अधिक हो गई। इन कुछ वस्तुओं ने उसकी थैली में मौजूद आध्यात्मिक पत्थरों के एक छोटे बहुमत को समाप्त कर दिया था। सौभाग्य से उसे राहत मिली जब उसने पाया कि उसकी आवश्यक और कोई सामग्री प्रकट नहीं हुई थी। जब अंतिम वस्तु बिक गई और जेड मेज पर रखी भंडारण थैलियां आखिरकार खाली हो गईं, तो नीलामकार परिणाम से काफी प्रसन्न दिखाई दिया। हमारी वस्तुओं की नीलामी समाप्त हो चुकी है। साथ ही दाऊवी अब अपनी इच्छानुसार व्यापार कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ये कड़वी बात स्पष्ट कर दूंगा। चूंकि ये निगरानी रहित व्यापार है, हम नकली वस्तुओं या खराब निर्णय के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हम केवल स्थान प्रदान करने की सेवा करते हैं और आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बशर्ते आप हमारे नियमों का उल्लंघन न करें। और हमारे नियमों के अनुसार अगर आप अपनी किसी भी वस्तु का विनिमय करना चाहते हैं, तो आपको अंत में हमें 10,000 आध्यात्मिक पत्थर देने होंगे। अब आप सभी अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। इन कुछ शब्दों के साथ वह जल्दी से एक धब्बे में धुंधला गया और पालथी मारकर बैठ गया, ध्यान में प्रवेश करते हुए प्रतीत हो रहा था। आश्चर्य की बात नहीं, भीड़ से कई लोग अचानक धुंधला गए और प्रकाश की लकीरों में मंच की ओर भागे। हालांकि एक लाल लकीर स्पष्ट रूप से तेज थी और मेज के पीछे पहले पहुंची। फिर लाल प्रकाश के सिलहूट ने जल्दी से अपने हाथों को अभिवादन के लिए जोड़ा और एक उल्लसित स्वर में कहा, मुझे पहले जाने देने के लिए धन्यवाद। आपकी बारी बाद में आएगी। जब प्रकाश के अन्य समूहों ने ये देखा तो उनके पास अपनी सीटों पर लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जायंट ने ये देखकर मुस्कुराया। जो लोग अपने सामान का विनिमय करने के लिए पहले गए, वे अधिक सुविधाजनक स्थिति में होते थे क्योंकि इससे दूसरों को उनकी आवश्यक चीजें हासिल करने से रोका जा सकता था। बेशक ये केवल अधिक सामान्य वस्तुओं पर लागू होता था। ऐसी कई सामग्रियां थीं जो विशेष रूप से अस्पष्ट थीं या जिनकी बहुत अधिक मांग नहीं थी। इस तरह अधिकांश खेतीकार पहले व्यापार करने के अधिकार के लिए लड़ नहीं रहे थे। चूंकि जायंट को जिन सामग्रियों की कमी थी वे अधिक अस्पष्ट थीं, वह जल्दी में नहीं था। फिर लाल सिलहूट ने कई दुर्लभ सामग्रियां निकाली और उनका विनिमय विशेष रूप से गोली परिशोधन के लिए करना चाहता था। एक क्षण बाद वह उक्त सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा का विनिमय करने में कामयाब रहा और संतोष के साथ मंच से चला गया। उसके बाद आने वाले व्यापारियों को भी सुचारू प्रक्रिया का अनुभव हुआ और उन्हें काफी लाभ हुआ। हालांकि एक पीला सिलहूट था जो एक चमकती हुई नीली धातु को एक बर्फ गुण आइस एट्रीब्यूट वाली सामग्री के लिए बेचने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में जायंट ने पहले कभी नहीं सुना था। उसने 3 बार पूछा, लेकिन कोई भी प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और उसे निराश होकर वापस जाना पड़ा। इस तरह के खेतीकार धीरे धीरे अधिक संख्या में प्रकट होने लगे और अंततः कई दर्जन लोग मंच पर गए, जिनमें से अधिकांश खाली हाथ लौटे। ऐसा नहीं था कि वस्तुएं मूल्यवान नहीं थीं, बल्कि बहुतों को लगा कि व्यापार की शर्तें प्रतिकूल हैं या उनकी कोई रुचि नहीं है। ये स्पष्ट देखा जा सकता था कि दुर्लभ वस्तुओं का व्यापार हमेशा आसान नहीं होता। बेशक ऐसे भी खेतीकार थे जिन्हें सामग्रियों की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास व्यापार के लिए आवश्यक वस्तुएं नहीं थीं। वे अक्सर ध्वनि संचरण के माध्यम से बातचीत करते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश को ठंडी अस्वीकृति मिली। केवल कुछ ही सफल हुए, जिनमें से एक जायंट था। उसके मामले में ये काफी सरल था। उसने कई दुर्लभ 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और कुछ उच्च श्रेणी के राक्षस कोड डेमन कॉज का विनिमय एक ऐसी सामग्री के लिए किया जिसकी उसे आवश्यकता थी। हालांकि कोई बाजार में समय समय पर इनमें से 1 या 2 पा सकता था, लेकिन वे एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा एकत्र नहीं कर पाएंगे। इसलिए खेतीकार ने थोड़े हिचकिचाहट के साथ व्यापार को स्वीकार कर लिया।
इसके अलावा जायम अपने रिजर्व में मौजूद कुछ वस्तुओं के साथ 2 और आवश्यक पुतली सामग्रियों का व्यापार करने में कामयाब रहा। अब उसे केवल 2 सबसे दुर्लभ सामग्रियों की कमी थी। हालांकि वे इतनी अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थीं कि उसके अनुमान के अनुसार साधारण विचित्र लोग उनका व्यापार करने के लिए उपयोग नहीं करेंगे। मोनार्क सोल डाइवर्जन महागुरु ने जायम से कहा, लड़के हान, तुम क्या निकालने की योजना बना रहे हो? अगर वे पर्याप्त उच्च गुणवत्ता की नहीं हैं, तो मुझे डर है कि उनका व्यापार नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही इसके बारे में सोच चुका हूँ। चूंकि यहाँ मौजूद अधिकांश खेतीकार दानवी दाव डेवल दाव से हैं, क्या मेरे पास पहले से ही उनकी सबसे अधिक मांग वाली सामग्री नहीं है? वास्तव में क्या तुम इसे देने को तैयार हो? मोनार्क सोल डाइवर्जन ने आश्चर्य से पूछा। अगर वे इन्हें देना नहीं चाहते तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब जब हमने आखिरी 2 टुकड़ों को छोड़कर सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, तो मैं अपने प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। अगर वरिष्ठ की पुतली उतनी ही भयंकर है जितना आप कहते हैं, तो ये कम से कम इतना तो लायक है। जायम हंसा और फिर कमरे के चारों ओर देखा। जब एक निराश खेतीकार बिना किसी व्यापार किए मंच से पीछे हट गया, तो जायम शांत भाव से आगे बढ़ा और मेज के पीछे पहुंच गया। हॉल में मौजूद खेतीकारों ने उस पर अपनी नजरें गाड़ दी, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि वह कौन से दुर्लभ चमत्कार निकालेगा। अपने हाथ को मोड़ते हुए उसने 2 सुंदर जेड बॉक्स निकाले, लेकिन वह उन्हें खोलने में जल्दी नहीं कर रहा था। उसने हॉल में देखा और अपने बदले हुए भारी स्वर में बोला, ये बहुमूल्य दानवी दाव खजानों के लिए एक परिशोधन सामग्री है। 2 डेविल एसेंस डायमंड्स 1। मैं इनका विनिमय एलिमेंटल जेड, एलिमेंटल जेड और ब्रिलियंट ग्लो जेम के लिए करूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ झटका और सभी बॉक्स खुलने लगे, जिसमें कई इंच बड़े मंदकाले रत्न प्रकट हुए जो मंदकाली क्यूई छोड़ रहे थे। जायम ने हेवनली साउथ में 4 एकत्र किए थे जब वह विशाल भंवर के नीचे दानवी क्यूई की गहराई में गोता लगाता था। अध्याय 878। डेविल एसेंस डायमंड्स। डेविल ड्रैगन ब्लेड्स को परिशोधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री। क्या मैंने सही सुना? असंभव, ऐसी वस्तु इस दुनिया में कैसे प्रकट हो सकती है? क्या ये सच है? जायम के बोलने के बाद हॉल में हंगामा मच गया। कई खेतीकार अलर्ट में चिल्ला उठे। शुरू से ही ध्यान कर रहे सफेद सिलहूट ने अचानक आश्चर्य से अपनी आंखें खोली और जायम के सामने 2 डेविल एसेंस डायमंड्स को घूरने लगे। सच कहूं तो अगर मैं एक दानवी दाव खेतीकार होता तो मैं इन वस्तुओं का व्यापार नहीं करता। जहां तक इसकी प्रामाणिकता की बात है, अगर आप मेरी आवश्यक वस्तुएं पैदा करने में सक्षम हैं, तो मैं आपको उनकी सावधानीपूर्वक जांच करने की अनुमति दूंगा। जायम के आत्मविश्वासी स्वर ने संदिग्ध लोगों को चुप करा दिया, और वे सभी विभिन्न अभिव्यक्तियों के साथ डेविल एसेंस डायमंड्स को चुपचाप देखने लगे। एलिमेंटल जेड और ब्रिलियंट ग्लो जेम इस दुनिया में शायद ही कभी देखे जाते थे, लेकिन वे हीरे से कम मूल्यवान थे और व्यापार को काफी आकर्षक बनाते थे। सभी की अपेक्षा के विपरीत व्यापार मेले के मालिक सफेद सिलहूट अचानक बोला, मेरे पास एक ब्रिलियंट ग्लो जेम है, लेकिन चूंकि यह बहुत कीमती था, मैंने इसे बिक्री के लिए नहीं निकाला। अगर मैं किसी को यह वस्तु लाने के लिए भेजूं, तो क्या आप मुझे डेविल एसेंस डायमंड की जांच करने की अनुमति देंगे? जायम के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था, लेकिन उसने तुरंत कहा, मुझे आप पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। आप इनकी जांच कर सकते हैं। सफेद सिलहूट ने सिर हिलाया और अग्नि की एक लकीर भेजी, जो कमरे की छत से होते हुए गायब हो गई। फिर वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और जायम की ओर चला। जब अन्य खेतीकारों ने उनकी बातचीत सुनी तो फिर से हलचल मच गई, लेकिन इस बार ज्यादा कुछ नहीं कहा गया। चूंकि सफेद सिलहूट को व्यापार मेले का प्रभारी बनाया गया था, वह निश्चित रूप से बहुत अनुभवी था। हॉल में मौजूद सभी ने ये देखने के लिए बड़ी आंखों से देखा कि वह क्या निर्धारित करता है। परिचितता के प्रदर्शन की तरह सफेद सिलहूट ने चतुराई से डेविल एसेंस डायमंड को अपने हाथ में लिया और नेसेंट फ्लेम का एक धागा थूका। जब लपटों ने हीरे की काली क्यूई के संपर्क किया तो लौ पूरी तरह से पास जाने से अवरुद्ध हो गई। उसके चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया और उसने एक मंत्र मुद्रा में अपने हाथों को पकड़ा, नेसेंट लॉ को वापस बुलाया और बर्फ की नीली क्यूई की एक गेंद थूकी। क्यूई ने हीरे को ढक लिया, लेकिन यह इसे जमा नहीं सका। सफेद सिलहूट की नजर चमकी और उसने अपनी उंगली इसकी ओर उठाया, इसमें काली दानवी क्यूई की एक धारा डाली। परिणामस्वरूप क्यूई पूरी तरह से अवशोषित हो गई और हीरे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ये सच है, एक असली डेविल एसेंस डायमंड। मैं ये चाहता हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, एक मुखौटा पहने एक धूसर वस्त्रधारी खेतीकार अचानक 10 मीटर दूर प्रकट हुआ। उसने सफेद सिलहूट को प्रणाम किया और एक जेड बॉक्स सौंपने के बाद दृष्टि से गायब हो गया। यह एक ब्रिलियंट ग्लो जेम है। साथ ही दावी देखें कि यह स्वीकार्य है या नहीं। सफेद सिलहूट ने बॉक्स जायम को सौंप दिया। जायम ने इसे पकड़ा और खोला, जिसमें एक पीला रत्न प्रकट हुआ जो मंद बैंगनी प्रकाश के एक प्रभामंडल खेलों के साथ चमक रहा था। यह आंखों को लगभग अंधा करने वाला था।
खुशी की एक लहर में उसने इसकी जांच की क्योंकि उसकी आंखों से नीली रोशनी चमक रही थी। फिर उसने पत्थर को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और सावधानीपूर्वक इसकी जांच की। जबकि जायम शांत रूप से ब्रिलियंट ग्लो जेम की जांच कर रहा था, सफेद सिलहूट पूरी तरह से हैरान था। वह पत्थर को केवल थोड़ी देर के लिए देख सका, लेकिन यह अज्ञात खेतीकार इतने लंबे समय तक क्रिस्टल को घूरने में सक्षम था। बुरा नहीं है, यह एक शीर्ष गुणवत्ता का ब्रिलियंट लाइट जेम है। आगे बढ़ें, डेविल एसेंस डायमंड ले लें। जायम ने तब रत्न को अपनी भंडारण थैली में रख लिया। तो मैं अस्वीकार नहीं करूंगा। सफेद सिलहूट हंसा और डायमंड को सावधानी से रख लिया। उसने दूसरे डेविल एसेंस डायमंड की ओर देखा और एक लालची स्वर में कहा, अब चूंकि आपकी इच्छित वस्तुओं के साथ इसका व्यापार करने वाला कोई और नहीं है, मैं इसे एक उच्च कीमत पर खरीदने या अन्य दुर्लभ सामग्रियों के बदले विनिमय करने को तैयार हूं। कोई भी विधि हो, मैं आपको संतुष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। किसने कहा कि किसी के पास इसके लिए कोई सामग्री नहीं है? मेरे पास एलिमेंटल जेड का एक टुकड़ा है। रुको, वह वस्तु मेरी है। मैं किसी और को इसे रखने से मना करता हूं। जैसे ही सफेद सिलहूट ने बात पूरी की, भीड़ से अचानक एक स्त्री और पुरुष की आवाज बोली। पुरुष की आवाज गहरी और गरजती थी जबकि स्त्री की आवाज मधुर और मीठी थी। इसके बाद काली और चांदी की चमक की लकीरें जायम के सामने चमकीं। जब ये हुआ तो अन्य खेतीकारों ने हॉल को फुसफुसाहट से भरना शुरू कर दिया। जबकि केवल कुछ लोग ब्रिलियंट ग्लो जेम के बारे में जानते थे, एलिमेंटल जेड खेती की दुनिया में जेड जादुई खजाने, जेड मैजिक ट्रेजर्स को परिशोधित करने के लिए एक शीर्ष श्रेणी की सामग्री के रूप में प्रसिद्ध था। हालांकि ये सामग्री अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थी और खेती की दुनिया में हर 500 वर्षों में केवल एक बार प्रकट होती थी। अब जब किसी ने इसे प्रकट किया था तो कई लोग ईर्ष्या और आश्चर्य से भर गए। ऐसा प्रतीत होता था कि इन खेतीकारों के पास ऐसे दुर्लभ खजाने थे, लेकिन वे उन्हें प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे। जब सफेद सिलहूट ने पुरुष की आवाज सुनी तो उसकी अभिव्यक्ति झटके से बदल गई, हालांकि यह उसे घेरे हुए प्रकाश के धुंध से छिपा हुआ था। काले आकृति ने पहले पहुंचने वाली पतली चांदी के ढेर को नजरअंदाज कर दिया और सफेद सिलहूट को घूरते हुए जबरदस्ती से कहा, दूसरा सेकंड एल्डर, क्या आप व्यापार मेले के नियमों का उल्लंघन करने और डेविल एसेंस डायमंड को नियंत्रित करने की हिम्मत करते हैं? हालांकि कोई उसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख सकता था, लेकिन उसका आकार लंबा था और उसकी आवाज ठंडी थी। भाई कुंट ब्रदर कुंट बहुत अधिक चिंतित हैं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं बस इस साथी दावी को एक सुझाव दे रहा था। चूंकि आप दोनों अब यहाँ हैं, मैं इस मामले में और हस्तक्षेप नहीं करूंगा। सफेद सिलहूट ने एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा और प्रणाम करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट आया। कितनी व्यवहारिकता! काली आकृति ने नागभान से अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। एक तरफ खड़ी चांदी की आकृति सुंदर ढंग से खड़ी रही, मानो इस प्रदर्शन से थोड़ी दंग रह गई हो। फिर उनके चारों ओर से फुसफुसाहट की एक श्रृंखला सुनाई दी। कुन, क्या वह ऑस्टियर ब्लड सेक्ट का एल्डर कुनवूजी हो सकता है? उसकी आवाज सच में उसी जैसी लग रही है। उस देर नेसेंट सोल खेतीकार के अलावा कौन इतना साहसी हो सकता है? जब जायम ने ये सुना तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। ये काली आकृति 10 प्रसिद्ध महान दानवी दाव संप्रदायों में से एक का एक देर नेसेंट सोल खेतीकार था। एक क्षण की चुप्पी के बाद चांदी की आकृति ने एक उथली सांस ली और बोली, तो यह ऑस्टियर ब्लड सेक्ट के एल्डर कुन थे। मैं बहुत अनादर कर चुकी हूँ। क्या आपके पास भी वे सामग्रियां हैं जो इस साथी दावी की आवश्यकता है? उस स्थिति में मैं पीछे हट जाऊंगी और वस्तु आपको दे दूंगी। ऐसा प्रतीत होता था कि महिला अपने प्रतिद्वंद्वी की खेती और पहचान के संबंध में डेविल एसेंस डायमंड को छोड़ने को तैयार नहीं थी। कुनवूजी हंसा और एक डरावने स्वर में बोला, हालांकि मेरे पास एलिमेंटल जेड या ब्रिलियंट ग्लो जेम नहीं है, लेकिन मेरे पास समान स्तर की सामग्रियां हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप बेहतर होंगे कि पीछे हट जाएं। चांदी की आकृति ने एक हंसी और कहा, यह काफी समस्या बन जाएगा। मैं एक डेविल एसेंस डायमंड काफी लंबे समय से चाहती थी। ऐसा क्यों न हो, मैं भाई कुन को वस्तु देने के लिए तैयार हूं अगर यह साथी दाव भी मेरी सामग्रियों की तुलना में आपकी सामग्रियों को पसंद करते हैं। ठीक है, चूंकि मैं एक अनुचित व्यक्ति नहीं हूं, मैं उन्हें ये निर्णय लेने दूंगा। कई लोगों के आश्चर्य के विपरीत कुनवूजी ने अपने शब्दों में पूर्ण आत्मविश्वास दिखाया। जायम के लिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डेविल एसेंस डायमंड किसके पास जाएगा। हालांकि उसे इस परेशानी से गुजरना पड़ने पर नाखुशी महसूस हुई, लेकिन उसे थोड़ी राहत मिली जब उसने देखा कि एलिमेंटल जेड प्रकट हो गया था। उस क्षण उसने अपना हाथ उठाया और मेज पर एक हरा लकड़ी का बॉक्स भेजा। इसके ऊपर एक मन चांदी का ताबीज टैलिस्मैन लगा था। साथ ही दावी देखें कि मेरा एलिमेंटल जेड असली है या नहीं, चांदी की आकृति ने एक मीठी आवाज में कहा। कुनवूजी ने उपहास किया और फिर विभिन्न आकारों के कई जेड बॉक्स निकाले और उन्हें भी मेज पर रख दिया।
आपको समझना चाहिए कि मैंने जो वस्तुएं निकाली हैं वे किसी एलिमेंटल Z से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। जायंट ने और कुछ नहीं कहा और हरे लकड़ी के बॉक्स की ओर इशारा किया। हवा के एक झोंके में इसे अपने हाथ में बुला लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने इसे थपथपाया और ताबीज को इससे मुक्त कर दिया, जिससे बॉक्स खुल गया और इंद्रधनुषी जेड रेनबो जेड का एक गोल टुकड़ा प्रकट हुआ। विचित्र रूप से ये बहुरंगी प्रकाश से नहीं चमक रहा था, लेकिन इसमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई भरा हुआ था। जायंट ने जेड के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ा और एक क्षण के लिए जांचा, फिर अपने दिल में उबाल को जबरदस्ती दबाया। उसने चांदी की सिलहूट की ओर सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है, यह असली एलिमेंटल जेड है। ऐसा कहते हुए उसने बॉक्स बंद कर दिया और मेज पर रखे अन्य बॉक्सों की ओर अपनी नजरें दौड़ा दीं। वह बस एलिमेंटल जेड का व्यापार करके यहां से जाना चाहता था, लेकिन वह एक देर नेसेंट सोल खेतीकार को जल्दबाजी में नाराज करने वाला नहीं था। इसके अलावा उसके दृढ़ स्वर से जायंट थोड़ा उत्सुक था कि बॉक्सों में क्या था। कुनवुजी ने मेज की ओर इशारा किया और बॉक्सों के ढक्कन अपने आप खुलने लगे। फीनिक्स फॉल वुड, सोल फोकसिंग स्टोन, माइरियड व्हील फ्लावर। जायंट के अंदर क्या था इसे पहचानने से पहले भीड़ से समझदार खेतीकारों ने बॉक्सों में मौजूद वस्तुओं के नाम लेना शुरू कर दिया, जिससे उनमें से अधिकांश हौंफने लगे। चांदी की आकृति भी गहराई से हैरान थी और अलर्ट होकर जायंट की ओर देखने लगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि कुनवुजी इतना आत्मविश्वासी क्यों था। वे अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थे और दुर्लभता में एलिमेंटल जेड से ऊपर थे। माइरियड व्हील फ्लावर तो डेविल एसेंस डायमंड की तुलना में कम मूल्यवान नहीं था। जायंट की नज़र मेज पर सबसे मूल्यवान सामग्री माइरियड व्हील फ्लावर पर नहीं, बल्कि मंद सुनहरे अयस्क गोल्डन ओर पर थी। जब चांदी की आकृति ने यह देखा तो उसका दिल धंस गया। जायंट ने अपना हाथ उठाया, सुनहरे अयस्क को बुलाया और इसका करीब से निरीक्षण किया। जब कुनवुजी ने यह देखा तो वह हंसा और गर्व से बोला, ऐसा लगता है कि मेरे ऑरिक एसेंस ने आपकी नज़र पकड़ ली है। आप काफी समझदार हैं। तलवार खेतीकारों स्वॉर्ड कल्टिवेटर्स को इससे शक्ति में विशाल वृद्धि मिलेगी, और मुझे लगता है कि पूरे महान जिन में केवल मैं ही इतने बड़े टुकड़े को हासिल करने में सक्षम था। मैं डायमंड का विनिमय इस ऑरिक एसेंस के लिए करूंगा, जायंट ने कहा। कृपया प्रतीक्षा करें, क्या आप मेरा एलिमेंटल जेड नहीं चाहते? चुप, क्या आप सच में मुझे नाराज करना चाहती हो? कुनवुजी की प्रारंभिक खुशी अचानक क्रोध में बदल गई और उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक दबाव प्रेशर निकला, जिसने चांदी की आकृति को दबा दिया। जायंट ने एक तरफ से देखा और उसे देखा कि वह कुछ कदम पीछे हट गई इससे पहले कि वह खुद को संभल पाए। कुनवुजी ने तब जायंट के सामने डायमंड पकड़ लिया और अत्यधिक उत्साह के साथ इसकी जांच की। यह एक सच्चा डेविल एसेंस डायमंड है। मेरी यात्रा इसके लायक थी। अगर उन पुराने शैतानों को पता होता कि इस व्यापार मेले में एक प्रकट होगा, तो वे पछतावे से भर जाते। उसने डायमंड को अपने पास रख लिया और जोर शोर से हंसने लगा। अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ उसने मेज से बचे हुए जेड बॉक्स भी ले लिए और एक धब्बे में हॉल के प्रवेश द्वार की ओर चला गया। सफेद सिलहूट ने तब कहा, भाई कुन, क्या आप अंत तक पीछे नहीं रहना चाहते और मेरे द्वारा पेश किए जाने वाले भव्य खजाने को देखना चाहते हैं? कौन सा भव्य खजाना मेरे लिए मूल्यवान है? अब जब मेरे पास डेविल एसेंस डायमंड है तो मैं जल्दी से लौटना चाहता हूं और इसमें निहित शुद्ध दानवी क्यूई प्योर डेविलिश ची को परिशोधित करना चाहता हूं। मेरा किसी भी भव्य खजाने में कोई मन नहीं है। कांटे की तरह हंसते हुए कुनवुजी का सिलहूट हॉल के टेलीपोर्टेशन गठन से चमका और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। दानवी क्यूई का परिशोधन। जायंट को हैरानी हुई, लेकिन फिर उसे अचानक एहसास हुआ। ये डेविल एसेंस डायमंड दानवी क्यूई की सबसे गहरी गहराइयों में संघनित होते थे और इनमें दानवी क्यूई की एक महत्वपूर्ण मात्रा होनी चाहिए। एक दानवी दाव खेतीकार को इससे कई लाभ मिलना निश्चित है। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि कुनवुजी ने इसे हासिल करने के बाद किसी भी अन्य खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उस क्षण चांदी की आकृति डेविल एसेंस डायमंड को छीन लिए जाने से अपार थी और उसने एलिमेंटल जेड को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक जायंट ने बॉक्स को मेज पर रखा और कहा, रुको, मुझे ये भी चाहिए। साथ ही दावी का क्या मतलब है? चांदी की आकृति की आवाज अचानक ठंडी हो गई। जब अन्य खेतीकारों ने ये देखा तो वे सभी अलर्ट हो गए। जायंट मंद मुस्कुराया और एक हाथ से बॉक्स को दबाए रखते हुए उसने अपनी भंडारण थैली स्टोरेज पाउच पर थप्पड़ मारा और एक और जेड बॉक्स निकाला। चांदी की आकृति ने अनजाने में बॉक्स प्राप्त कर लिया और चिढ़कर कहा, मैं केवल डेविल एसेंस डायमंड के विनिमय में ही सहमत हूं। मुझे किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको पहले इसके अंदर क्या है ये देखना चाहिए। इसमें कोई नुकसान नहीं है, जायंट ने गहरे स्वर में कहा। चांदी की आकृति ने हिचकिचाते हुए बॉक्स खोला और एक त्वरित नजर डालने के बाद आश्चर्य की एक आवाज निकाली। अच्छा, एलिमेंटल जेड आपका हुआ। चांदी की आकृति खुशी से बोली।
उसने बॉक्स को केवल आधा ही खोला था। उसने इसे सावधानी से अपने पास रख लिया और भीड़ में वापस चली गई। उनके चारों ओर के खेतीकार पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्होंने जायम द्वारा निकाले गए तीसरे जेड बॉक्स में क्या था यह नहीं देखा था, लेकिन यह महिला को विनिमय के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त था। बेशक कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक तीसरा डेविल एसेंस डायमंड था, लेकिन एक व्यक्ति के पास 2 होना पहले ही चौंकाने वाला था, तीसरा तो और भी बहुत अधिक। चूंकि यह इतना असंभव था, अधिकांश लोगों ने अनुमान लगाया कि जायम ने महिला को लुभाने के लिए एक महान खजाना निकाला है। उस क्षण भीड़ की नजरें जायम को ईर्ष्या से लेकर शत्रुता तक के विभिन्न भावनाओं के साथ देख रही थीं। जायम ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने चांदी की आकृति पर एक और नजर डाला और अनजाने में उसका माथा सिकुड़ गया। उसके आकृति ने उसे एक काफी परिचित छाप दी। क्या ये वही हो सकती है? जायम के दिमाग में अचानक एक चौंकाने वाला विचार आया। हालांकि आवाज वही नहीं थी, लेकिन उनके स्तर के खेतीकार आसानी से अपनी आवाज बदल सकते थे। इस विचार के साथ जायम ने उसे देखने के लिए अपनी ब्राइट साइड स्पिरिट आइज का उपयोग किया। हालांकि वह प्रकाश के धुंध के माध्यम से पूरी तरह से नहीं देख पाएगा, लेकिन इससे उसे एक अधिक ठोस रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी। परिणामस्वरूप उसने एक अजीब अभिव्यक्ति धारण की। यह महिला एंडलेस स्काई सेंटेस प्रतीत होती थी, लेकिन उनकी परिस्थितियों के कारण उसने उसकी पहचान नहीं जानी थी और खुशी के साथ डेविल एसेंस डायमंड लेकर चली गई थी। जिस सामग्री को उसने इकट्ठा करने में इतनी मेहनत की थी, वह वास्तव में एक नफरत किए हुए दुश्मन के हाथ में थी। जायम ने इस बड़े हास्यास्पद मामले पर हंसना चाहिए या रोना, ये समझ नहीं पा रहा था। जबकि उसका दिल इस अवर्णनीय भावना से ग्रस्त था, उसने जल्दी से अपने द्वारा हासिल किए गए ऑरिक एसेंस और एलिमेंटल जेड को अपने पास रख लिया और अपनी सीट पर लौट आया। उसने अब किसी और चीज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपना उद्देश्य पूरा करने में कामयाब रहा था और बिना किसी परेशानी के ऑरिक एसेंस का एक बड़ा टुकड़ा हासिल कर लिया था, जिससे वह काफी संतुष्ट था। ये टुकड़ा उसके शेष अधिकांश तलवारों को तपाने के लिए पर्याप्त होगा। और 40-50 अजीब खेतीकारों ने बाद में मंच पर जाकर अपनी वस्तुओं का व्यापार किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी एलिमेंटल जेड और डेविल एसेंस डायमंड जितनी दुर्लभ कोई चीज नहीं दिखाई। इसलिए अधिकांश उपस्थित लोग प्रदर्शन से ऊब चुके थे और मामलों को जल्दी से अंजाम दिया गया। अंततः अंतिम व्यापारी ने अपना काम खत्म कर लिया और अपनी सीट पर लौट आया। सफेद सिलहूट ने तब 2 बार ताली बजाई और कहा, चूंकि साथी दाओवी ने अपने व्यापार समाप्त कर लिए हैं, हम इस बैठक के अंतिम खजाने की नीलामी शुरू करेंगे, एक ऐसी वस्तु जो वास्तव में देखने में एक चमत्कार है। ऐसा कहते हुए हॉल के प्रवेश द्वार पर 2 खेतीकार प्रकट हुए। आश्चर्यजनक रूप से दोनों ने अपने शरीर पर छिपाने वाले ताबीज नहीं लगाए थे और अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट कर रहे थे। भीड़ बेचैन और परेशान हो गई, क्योंकि उनमें से अधिकांश ने दोनों को पहचान लिया था। वे एक बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ काले थे और प्रारंभिक नेसेंट सोल खेती थी, और एक मध्यम आयु वाला व्यक्ति था जिसका चेहरा वर्गाकार था और मध्य नेसेंट सोल खेती थी। ये इंपीरियल ये कबीले के एल्डर्स थे जो आमतौर पर बाहरी लोगों के साथ बातचीत करते थे। केवल कुछ खेतीकारों को लगा कि उन्हें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। उन्हें उस खजाने की जानकारी मिली थी जो व्यापार मेले में प्रकट होगा और उनकी आत्माएं बहुत उत्साहित हुईं। उस क्षण मध्यम आयु वाले व्यक्ति ने हॉल के केंद्र में मेज के पास पहुंचकर सफेद सिलहूट की ओर सिर हिलाया। वह घूमकर भीड़ का सामना किया और धीरे धीरे बोला, परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं छोटा करूंगा। ये भव्य खजाना कुछ ऐसा है जिसे हमारे ये कबीले ने बहुत प्रयास करके बनाया है। इसमें हमें 100 वर्ष से अधिक का समय लगा है और हमने हाल ही में इसे पूरा किया है। हालांकि ये कबीले के करीब कई संप्रदाय इस वस्तु को खरीदना चाहते थे, लेकिन हम किसी को भी नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते। चूंकि हम असहाय हैं, हमने इसे व्यापार मेले की अंतिम वस्तु के रूप में नीलाम करने का निर्णय लिया है। आइए देखें कि क्या किसी साथी दाओवी के पास इस भव्य खजाने को हासिल करने का मौका है। ऐसा कहते हुए वह बूढ़े आदमी की ओर मुड़ा और उसे सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने 1 फुट लंबा बॉक्स निकाला और अपने दांत पीसकर अनिच्छा से इसे सफेद सिलहूट को सौंप दिया। सफेद सिलहूट हंसा और बोला, चूंकि यह हो गया, मैं अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा। मैं पहले हर किसी को इस खजाने का वास्तविक स्वरूप दिखाता हूं। फिर उसने जेड बॉक्स को हवा में फेंका और उसमें से मुट्ठी भर आकार की एक अंधाधुंध पीली लकीर धीरे धीरे बाहर निकली। जैसे ही यह प्रकट हुआ, यह अपने आप आकार में उतार चढ़ाव करने लगा और मंद गुंजन छोड़ने लगा। फिर उसने अपने हाथों को एक मंत्र मुद्रा में जोड़ा और इस पर कई जादुई मुहरें स्पेल सीव्स मारी। जब उसने इसकी ओर इशारा किया तो उसने एक हल्की चीख निकाली, जिससे ये जोर से चमकने और स्थान पर घूमने लगी। इससे पहले कि इसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया, एक पीली मुहर जो कई इंच बड़ी थी। मोहर सील जेड की तरह चिकनी दिखाई दी, लेकिन इसकी सतह पर उतार चढ़ाव वाली रोशनी से कोई इस पर सुनहरे चांदी के जादुई गठनों स्पेल फॉर्मेशंस की परतें धुंधले तौर पर देख सकता था।
हर बार जब प्रकाश चमका तो इसने ताबीज के अक्षरों का एक अलग सेट प्रदर्शित किया, जिससे दर्शक आगे निरीक्षण करने पर बहुत रहस्यमय महसूस करते थे। इसके अतिरिक्त मोहर ने एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ची छोड़ा जो पूरी तरह से विशाल था, फिर भी स्थिर और शांत था। जब दर्शकों ने इसे महसूस किया तो वे गहरे झटके में आ गए। इस खजाने का नाम माउंटेन क्रशिंग सील है, जो प्राचीन डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर हेवन वील्डिंग सील की नकल है। ये कबीले के परीक्षणों के अनुसार, हालांकि यह केवल मूल की 10वीं शक्ति प्रदर्शित करता है, लेकिन किसी भी पहाड़ को समतल करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक है। भले ही एक खेतीकार के पास इसकी पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति हो, तो भी यह हेवन वील्डिंग सील की 1/3 शक्ति का उपयोग करना संभव होगा। हालांकि इससे खजाने को भारी नुकसान होगा, इसलिए ऐसा करने से बचना ही बेहतर होगा। जैसे ही सफेद सिलहूट ने बात की, उसने अपने सामने माउंटेन क्रशिंग सील को लगातार आकार में उतार चढ़ाव करने और एक आश्चर्यजनक आभा छोड़ने के लिए नियंत्रित किया। हालांकि इस प्रदर्शन ने इसकी पूरी शक्ति नहीं दिखाया, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह साधारण से परे था। चाहे उनका पिछला ज्ञान जो भी रहा हो, मोहर ने उनका ध्यान दृढ़ता से अपनी ओर खींच लिया। जब जायंट ने सुना कि यह एक डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर की प्रतिकृति है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। उसने ट्रिफ्लेम फैन को परिशोधित करने के लिए आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने में पहले ही बहुत प्रयास किया था। अब जब नीलामी में एक डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर की प्रतिकृति प्रकट हुई, तो जायंट ने विशेष रूप से निराश महसूस किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसे डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह निश्चित नहीं था कि ट्राइफ्लेम फैन की ताकत की तुलना में यह माउंटेन क्रशिंग सील कहाँ खड़ा था। मानो उसके विचारों को भांप रहा हो, मोनार्क सोल डाइवर्जेंट महागुरु ने कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। माउंटेन क्रशिंग सील केवल मूल खजाने की 10वीं शक्ति प्रदर्शित करता है। 7 फ्लेम फैन से जो ट्राइफ्लेम फैन मैंने समझा था, उसमें इसकी मूल शक्ति का 2/5वां हिस्सा होना चाहिए। और जैसा कि यह व्यक्ति कहता है, अगर पूरी तरह से प्रयास किया जाए, तो यह मूल खजाने की आधी शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगा। हालांकि दोनों ही हमला प्रकार के खजाने हैं, लेकिन शक्ति के मामले में मोहर फैन से कमतर होना चाहिए। जायंट ने सिर हिलाया और बुदबुदाया, हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही ट्राइफ्लेम फैन को परिशोधित कर पाऊंगा। उस खजाने को अपने हाथों में लेकर मुझे लगता है कि मुझे देर नेसेंट सोल खेतीकारों से कोई डर नहीं होगा। मोनार्क सोल डाइवर्जन ने नाक से आवाज निकाली और ठंडे हंसी हंसा। ये हेवनली साउथ नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि आपकी प्रतिकृति अद्वितीय होगी? वरिष्ठ का मतलब, उस समय के दौरान जब मैंने महान जिन का दौरा किया, मैंने जो पता लगाया है, हाई जेनिथ सेक्ट, हेवनली डेविल सेक्ट और माइरियड डेमन वैली, इन तीनों के पास डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर्स की प्रतिकृतियां थीं। विशेष रूप से माइरियड डेमन वैली के पास प्रतिकृतियों में सबसे प्रसिद्ध था माइरियड डेमन बैनर। ऐसा कहा जाता है कि झंडा पहले ही अपने मूल हेवन डेमन बैनर के स्तर तक पहुंच गया है, क्योंकि इसने कई खेतीकार आत्माओं को निगल लिया है। जहां तक अन्य महान संप्रदायों का सवाल है, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वे अपने स्वयं के 1 या 2 प्रतिकृतियों को परिशोधित करने में कामयाब हों। वरना वे इतने समय तक कैसे खड़े रह पाते?